नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। बिहार में झारखंड के बिल्कुल बॉर्डर से लगा हुआ एक ज़िला है औरंगाबाद, और इस औरंगाबाद ज़िले में एक रेलवे स्टेशन है, नवीनगर रोड रेलवे स्टेशन। 24 जून की रात की ये बात है। नवीनगर रोड रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है जो झारखंड के रांची से चली है। ट्रेन जब रुकती है तो ट्रेन से एक नौजवान उतरता है, उसके हाथों में कुछ सामान है, बैग है एक, और उतरने के बाद वो किसी को फ़ोन लगाता है। दूसरी तरफ से फ़ोन उठाने वाला शख्स कहता है कि बिल्कुल मैं रेलवे स्टेशन के बाहर ही खड़ा हूँ, बल्कि हम 2 लोग हैं, आप चले आइए, हम चलते हैं वापस। तो ये जो नौजवान है, इस नौजवान का नाम है प्रियांशु, और ये जिन्हें फ़ोन करता है वो उसी के गाँव के रहने वाले 2 लड़के हैं जिनको उसने अपने आप को पिक करने के लिए बुलाया था। 2 लड़के एक बाइक पर सवार होकर आए थे प्रियांशु को पिक करने के लिए। प्रियांशु अपने किसी काम के सिलसिले में अपने गांव, जो कि औरंगाबाद ज़िले में ही है, वहां से रांची गया हुआ था और रांची से अब वापस लौट रहा था। रेलवे स्टेशन से वो बाहर निकला, बाहर 2 नौजवान मिले, एक बाइक पर 3 लोग सवार हो गए और प्रियांशु खुद ही उस बाइक को राइड करने लगा, चलाने लगा, और दोनों लड़के पीछे बैठ गए और वो अपने गाँव के रास्ते पर बढ़ चले, आगे चलने लगे। रास्ते में थोड़ी दूर आगे गए, एक सुनसान जगह तक पहुंचे, तब तक दूसरी तरफ से एक बाइक पर 2 लड़के आए जिन्होंने इशारे से प्रियांशु और उसके साथ बैठे 2 लड़कों को रुकने का इशारा किया। इनको ये लगा कि शायद बाइक पर जो 2 लड़के आए हैं दूसरी तरफ से, वो कुछ जानना या पूछना चाहते हैं। एग्जैक्टली हुआ भी वही। दोनों लड़के उतरे और उतरने के बाद उन्होंने कोई रास्ता पूछा, किसी गाँव का नाम लिया और कहा कि वो गाँव कहाँ है। तो प्रियांशु को और पीछे बैठे दोनों लड़कों को उस गांव के बारे में, रास्ते के बारे में खबर थी। तो प्रियांशु उनको ब्रीफ करने लगा, बताने लगा कि इधर से जाइए, बाएं मुड़िए। अभी ये सब चल ही रहा था, इधर से जाइए, बाएं मुड़िए। तब तक बाइक पर सवार जो 2 लड़के थे उन्होंने गन निकाल ली, और गन निकालने के बाद बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से प्रियांशु के सिर में और जिस्म के दूसरे हिस्सों में एक के बाद एक कई गोलियां मारी। प्रियांशु को 4 गोलियां लगी और उसमें से सिर में 2 या उससे अधिक गोली लगी और प्रियांशु वहीं मौके पर गिर गया और प्रियांशु की मृत्यु भी हो गई। लाजमी है, सिर में अगर एक गोली भी लग जाए तो बचने की गुंजाइश नहीं के बराबर होती है। यहाँ 3-3, 4-4 गोलियां किसी आदमी को मारी जा रही है। तो बाइक पर जो पीछे 2 लड़के बैठे हुए थे उनकी रूह कांप गई। अपनी आंखों के सामने अपने जानकार एक ऐसे नौजवान जिसको उन्होंने बचपन से देखा है, गांव में एक साथ बड़े हुए हैं, उसकी हत्या हो गई। अब ये दोनों लड़के जो है, इनकी हालत ऐसी हुई काटो तो खून नहीं वाली। तब तक बाइक पर जो अटैकर्स थे, जो किलर्स थे, उन्होंने अपनी बाइक आगे बढ़ाई और आगे निकल गए। कुल मिलाकर अंधेरे में हमलावर गायब हो गए और प्रियांशु की वहीं मृत्यु हो गई। बाइक वहाँ नीचे गिर गई, दोनों लड़के वहाँ हक्के बक्के खड़े रह गए। इसके बाद इन लड़कों ने प्रियांशु के घर में फ़ोन करके इसके बारे में जानकारी दी, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर इस मामले की जांच शुरू हुई। ये एक भयानक कत्ल का मामला था जिसमें साजिश करके, पूरी तैयारी करके, पहचान करके एक शख्स को गोली मारी गई थी। लेकिन प्रियांशु आखिर ऐसा क्या करता था और उसे इस तरह से किसी ने टारगेट करके उसकी जान क्यों ली? ये एक बहुत बड़ा सवाल था और इस सवाल का जवाब अब पुलिस को भी जानना था और उसके घर वालों को भी जानना था। लेकिन इस पूरी कहानी का एक और दुखद पहलू ये है कि प्रियांशु की अभी बमुश्किल कुछ रोज़ पहले ही शादी हुई थी। बल्कि मैं आपको 24 जून की बात बता रहा हूँ और मई के महीने में प्रियांशु की शादी हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों के बाद अगर किसी नौजवान लड़के की हत्या हो जाए तो आप समझिए कि उसकी वाइफ पर, उसकी नई नवेली दुल्हन पर क्या गुजर रही होगी। वो तो जब उसने सुना कि उसके पति की हत्या हो गई, वो बिल्कुल बेहोश होकर गिर पड़ी। घर वालों ने किसी तरह से उसके चेहरे पर पानी वानी डाला और उसे होश में लाने में कामयाब हुए। इधर प्रियांशु की मौत की खबर मिलने पर घर के लोग दौड़ते हुए मौका वारदात की तरफ भी गए और पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस मौका वारदात पर पहुंची, प्रियांशु के शव को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। ज़्यादातर गन शॉट जो है, बुलेट शॉट जो है, वो सिर पे ही थे क्योंकि बिल्कुल क्लोज रेंज से टारगेट करके गोली मारी गई थी हत्या के इरादे से, ताकि बचने की कोई गुंजाइश ही न रहे। अब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने सबसे पहले तो यही पता करना शुरू किया कि प्रियांशु की किससे दोस्ती दुश्मनी थी। तो पता चला कि प्रियांशु प्राइवेट जॉब में था और उसकी किसी से कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी
ऐसी भयानक एनिमिटी नहीं थी कि कोई उसकी हत्या कर देता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो घर वालों को या परिवार वालों को कुछ पता होता। ज़मीन जायदाद का भी कोई चक्कर नहीं था, क्योंकि प्रियांशु का परिवार वेल सेटल्ड था, उनकी गांव में अपनी ज़मीन थी, पक्का मकान है। प्रियांशु के एक भाई हैं जिसके साथ प्रियांशु के बहुत अच्छे रिलेशन हैं। तो कुल मिलाकर सब कुछ पिक्चर परफेक्ट था लाइफ में, और किसी से कोई अदावत, कोई दुश्मनी जैसी कोई बात पुलिस को इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता नहीं चली। अब पुलिस भी सोच में पड़ गई कि भाई इस लड़के का मर्डर फिर क्यों हुआ। पुलिस ने अब ये तय किया कि वो प्रियांशु के घर जाएगी, घर वालों से पूछताछ करेगी और घर की भी तलाशी लेगी। इस क्रम में पुलिस प्रियांशु के घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद घर के लोगों से बातचीत की गई, खासकर उसकी नई नवेली जो बीवी थी, जो अब मतलब विधवा हो चुकी थी, उससे भी पुलिस ने पूछताछ की। वो भी बिल्कुल क्लूलेस थी और बहुत ही दुख में थी, उससे तो बात करना मुश्किल हो रहा था, वो इतना रो रही थी। तो पुलिस ने सारे लोगों से बातचीत की, उनके बयान नोट किए और फिर पुलिस ने घर की तलाशी लेने का फ़ैसला किया। पुलिस ने सारे लोगों को कहा कि आप कुछ देर के लिए बाहर आ जाइए, हमें घर की तलाशी लेने दीजिए। पुलिस की टीम घर में तो खैर तलाशी ले ही रही थी, स्पेशली जिस कमरे में प्रियांशु और उसकी पत्नी का नाम था गुंजा रहती थी, उस कमरे की पुलिस ने ख़ास तौर पर तलाशी ली। और उसकी वजह यह भी थी कि भाई जिस आदमी के साथ इंसिडेंट हुआ है, जिसके साथ ज़्यादती हुई है, उसी के कमरे में कोई सुराग मिल सकता है इस मामले का, अगर मिले तो पुलिस को भी पता नहीं था क्या सुराग मिलेगा, लेकिन पुलिस तलाशी ले रही थी। तो तलाशी लेने के क्रम में पुलिस ने बहुत सारी चीज़ों को उलट पुलट कर देखा। पुलिस को उस कमरे से 2 मोबाइल फ़ोन मिले। पुलिस को एक मोबाइल फ़ोन मौका वारदात से जो प्रियांशु का था वो मिल चुका था, और उसका पुलिस CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी निकलवा चुकी थी। उस फ़ोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड को चेक करने पर पुलिस को उसमें कुछ भी अनयूजुअल, कुछ भी अजीब बात नज़र नहीं आई। कई बार होता है ना कि किसी से बहुत ज़्यादा बातचीत होता हो, बहुत ज़्यादा, या किसी से मान लीजिए इलिसिट रिलेशन हो, या शादी के बाद भी कोई अफेयर चल रहा हो, तो वो सारी चीज़ें कॉल डिटेल में रिफ्लेक्ट होती हैं। तो जब प्रियांशु के कॉल डिटेल को पुलिस ने चेक किया तो पुलिस को उसमें ऐसी कोई भी बात समझ नहीं आई, नज़र नहीं आई। जो सस्पेक्टेड पुलिस को लगा, पुलिस ने उन नंबरों पर भी फ़ोन करके वेरीफाई किया, और सारे लोगों ने बहुत कॉन्फिडेंस से प्रियांशु के बारे में पुलिस से बातचीत की, जवाब दिया। कोई ऐसा नहीं था जो पुलिस को अवॉइड करता। तो ऐसे में पुलिस को ये बात समझ में आ गई कि प्रियांशु के मोबाइल फ़ोन में कम से कम इस मर्डर केस का डायरेक्टली कोई लिंक जो है वो नहीं है, मौजूद नहीं है। अब पुलिस ने जो प्रियांशु के बेडरूम की तलाशी ली, उस तलाशी में पुलिस को 2 फ़ोन मिले, 2 मोबाइल फ़ोन। पुलिस दोनों मोबाइल फ़ोन पुलिस ने घर वालों को दिखाए और पूछा कि ये मोबाइल फ़ोन किसका है। तो जो प्रियांशु की पत्नी थी गुंजा, उसने कहा मेरा फ़ोन है। परिवार वालों से पूछा तो परिवार वालों ने कहा हाँ ये तो बहू का ही फ़ोन है और इसी से तो वो बातें किया करती है। अब जब दूसरे फ़ोन के बारे में पूछताछ हुई तो गुंजा ने कहा कि ये फ़ोन भी मेरा है। घर वालों से जब पूछा गया ये फ़ोन, तो घर वालों ने कहा कि हमें तो नहीं पता ये दूसरा फ़ोन बहू का है, लेकिन हो सकता है उसका दूसरा फ़ोन या दूसरा नंबर हो, लेकिन हमने कभी उसको ये फ़ोन यूज़ करते हुए नहीं देखा, ऐसा घर वालों ने बताया। पुलिस ने उन दोनों फ़ोन को अपने कब्ज़े में लिया और ये कहा कि वो अभी चूँकि इस मामले की जांच कर रही है तो इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से वो पुलिस अभी फ़ोन जो है अपने पास रखेगी और फिर कुछ दिनों में वापस दे देगी। तो पुलिस ने उन फ़ोन को तो कब्ज़े में लिया ही, उनका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन पुलिस को करवाना था। इस बीच पुलिस ने उन फ़ोन में जो सिम कार्ड लगे हुए थे, जो नंबर थे, उनका पुलिस ने CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाया। तो एक जो गुंजा का मोबाइल नंबर था, जिस मोबाइल नंबर से गुंजा सारे लोगों से बातचीत करती थी, उस मोबाइल नंबर का CDR निकालने पर उसमें पुलिस को कुछ भी अनयूजुअल बात नज़र नहीं आई। लेकिन जो एक दूसरा नंबर था जिसके बारे में खुद गुंजा के ससुराल वालों को किसी को कुछ नहीं पता था, उस नंबर का जब पुलिस ने CDR निकलवाया तो पुलिस ने देखा कि उस नंबर पर सिर्फ एक ही आदमी से गुंजा की लगातार बात होती है और खूब बात होती है, रोज़ बात होती है, घंटों बात होती है। ये देखकर पुलिस का माथा ठनका। पुलिस को इस बात की हैरानी हुई कि एक नई नवेली दुल्हन जिसकी अभी अभी शादी हुई है, वो किससे घंटों बात करती है, और वो फ़ोन ऐसा सीक्रेट क्यों है कि ससुराल वालों को भी पता नहीं है, जाहिर है प्रियांशु को भी पता नहीं होगा। तो ये नंबर किसका है और गुंजा किससे बात करती है। अब पुलिस की शक की सुई इसी मोबाइल नंबर के ऊपर और ख़ासकर गुंजा के ऊपर टिकने लगी। पुलिस ने इस मोबाइल नंबर में जिस नंबर से कॉल आते और जाते थे, पुलिस ने उस नंबर को अब सर्विलांस पर लिया और उसके बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की। गुंजा से पूछताछ की
तो ज़्यादा देर तक गुंजा जो है इस मामले में झूठ नहीं बोल पाई और गुंजा ने ये बता दिया कि ये उसके फूफा जी का नंबर है, नाम है जीवन सिंह। और फूफा जी औरंगाबाद के पास में एक और जगह है, वो झारखंड में पड़ता है, उसका नाम है डाल्टनगंज, वहाँ के रहने वाले हैं। फूफा जी जीवन सिंह जो हैं वो एक अमीर कारोबारी हैं, उनकी बसें चलती हैं, मोटरसाइकिल्स के कई शोरूम्स हैं, तो कुल मिलाकर दौलत की, शोहरत की फूफा जी के ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है। अब अपने इसी फूफा जी से, जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल है, उससे तकरीबन 35 साल की उम्र वाली गुंजा की लगातार बात होती थी और खूब बात होती थी। पुलिस ने जब उन मोबाइल फ़ोन्स का फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करवाया तो पुलिस ने यह भी देखा कि गुंजा की कुछ बेहद पर्सनल प्राइवेट तस्वीरें, वो तस्वीरें जो है गुंजा ने उसी मोबाइल फ़ोन से अपने फूफा जी के नंबर पर भी भेज रखी थी। ये एक अपने आप में बहुत ही अजीब बात थी। एक तो अजीब बात यही थी कि अपने फूफा जी से उसका घड़ी घड़ी घंटों रोज़ बात करना, और दूसरा अपनी पर्सनल प्राइवेट तस्वीरें फूफा जी को भेजना, ये सारी चीज़ें इशारा कर रही थी कि उसका अपने फूफा से कोई नॉर्मल रिलेशन नहीं था, बल्कि रिलेशनशिप फूफा के साथ जो भी रिश्ता बनता हो किसी लड़की का, मेरे ख्याल से भतीजी का हो सकता है, तो वो रिलेशन जो है वो नॉर्मल नहीं था कुल मिलाकर। अब पुलिस ने गुंजा को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की, और पूछताछ करने पर गुंजा ने यह कबूल कर लिया कि हाँ, वो फूफा के साथ, 60 साल के फूफा के साथ लव अफेयर में है। पुलिस ने अब प्रियांशु के कत्ल के बारे में जब पूछा तो उसने माना कि हाँ, प्रियांशु का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसी के फूफा ने करवाया है, और उसे अपने पति के कत्ल की पूरी जानकारी है, पूरी खबर है। अब ये मामला सुलझ चुका था, लेकिन इस के पीछे जो कहानी थी वो कहानी अभी सामने आनी बाकी थी कि ये साजिश कैसे रची, फूफा के साथ इस तरह का ज़बरदस्त टाइप का भयानक वाला अफेयर कैसे शुरू हो गया, और ये प्रियांशु को इस तरह से टारगेट करने की क्या ज़रूरत थी। ये सारे सवाल अभी पुलिस को पता करने थे। तो पुलिस ने गुंजा को हिरासत में लेने के बाद उससे जब सख्ती से पूछताछ की तो सारी कहानी सामने आई। गुंजा ने यह बताया कि वो अपने फूफा के साथ पिछले 15 सालों से सीक्रेट रिलेशनशिप में है, और इस रिलेशनशिप की शुरुआत तब हुई जब 15 साल पहले वो अपने घर औरंगाबाद से डाल्टनगंज अपने फूफा के घर रहने के लिए गई थी। असल में हुआ ये कि जब गुंजा क्लास 10th पास की, उस समय उसके बुआ और फूफा ने गुंजा के पिता रामरूप सिंह को फ़ोन किया और फ़ोन करके ये कहा कि अब आपकी बिटिया जो है वो बड़ी हो गई है, क्लास 10th उसने पास कर लिया है, आप अगर उसे हमारे पास डाल्टनगंज भेज दो तो यहाँ पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाएगी, अच्छे स्कूल्स हैं और हम उसका ख्याल भी रखेंगे, और ऐसे भी औरंगाबाद में आप कहाँ पढ़ाओगे, हायर स्टडीज़ वगैरह बेहतर तो यहीं हो पाएगी, झारखंड में आ जाइए, आप भेज दीजिए बच्ची को। तो रामरूप सिंह को लगा कि जब खुद मेरी बहन इस चीज़ की पेशकश कर रही है और उसके पति यानी मेरे बहनोई जब इसके लिए कर रहे हैं तो ये मना करने वाली कोई बात नहीं है, लड़की का करियर जो है वो संवर जाएगा, हम इसको डाल्टनगंज भेज देते हैं। तो क्लास 10th पास करने के बाद इस लड़की को, गुंजा को, उसके माता पिता ने डाल्टनगंज भेज दिया औरंगाबाद से, और वहाँ फूफा के घर में ये रहने लगी। लेकिन फूफा की उसी समय से गुंजा पर गलत निगाह थी, बुरी निगाह थी। वो गुंजा को उसी समय से ग्रूम करने में लगा हुआ था, उसे महंगे गिफ्ट्स दिलाता, अपने साथ घूमने घुमाने ले जाता, फिर वो होटल्स चले जाते, और उसी समय से एक ऐसा रिलेशनशिप फूफा और गुंजा के बीच में डेवलप हो गया था जो बिल्कुल डेवलप नहीं होना चाहिए था। अब न तो फूफा के घर वालों को इस बात की कोई खबर थी, न गुंजा के घर वालों को इस बात की कोई खबर थी। फूफा के साथ वो एक ही छत के नीचे रहती रही, और गुंजा और फूफा के प्यार को लोग एक पवित्र रिश्ता के तौर पर देखते रहे, लेकिन दोनों के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप था जो अनडिफाइंड था और जिसको कहीं से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये रिलेशनशिप चलती रही बड़ी खामोशी से 15 सालों तक, लेकिन अब जब गुंजा के शादी की बात आई और माता पिता उसके लिए लड़का देखने लगे तो फूफा जी, जो अब गुंजा के प्रेमी थे, वो इस शादी के आड़े आ गए। उसने गुंजा को ये कहना शुरू किया कि तुम शादी मत करो, फिर हमारा क्या होगा।
अब गुंजा इस दबाव में थी कि अगर मैं अपने मम्मी पापा को मना भी करूं तो कैसे करूं, क्योंकि फूफा जी के साथ मैं प्यार करती हूं ये मैं बोलूंगी तो कैसे चलेगा। 60 साल उनकी उम्र है, वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, बाल बच्चेदार हैं, किस मुंह से मना करूंगी। तो गुंजा के पास कोई रास्ता नहीं था ये बताने के लिए कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है या वो किसी और से शादी करना चाहती है। तो उसने कहा कि शादी मुझे कर लेने दीजिए, लेकिन मैं आपको ये वादा करती हूँ कि मैं शादी के बाद भी आपके साथ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करूँगी। प्यार तो गुंजा भी अपने फूफा से बहुत करती थी। इसे आप प्यार कहें, इन्फैचुएशन कहें, लस्ट कहें, जो कहें, लेकिन वो भी जो है वो फूफा के काफ़ी करीब थी और फूफा भी उसके साथ इसी तरह के रिलेशनशिप में था। तो गुंजा ने ये कहते हुए कि मैं शादी के बाद भी आपके साथ रिलेशन में रहूँगी, गुंजा ने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद अब उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना गुंजा के लिए ससुराल से थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ऐसे में फूफा लगातार गुंजा पर दबाव भी बना रहा था। जब जब बात होती प्रियांशु की गैरहाजिरी में, तब तब फूफा कहता कि भाई ये क्या बात हुई, तुमको देख नहीं पा रहा हूँ, तुमसे मिल नहीं पा रहा हूँ। और इधर गुंजा भी फूफा से मिलना चाहती थी। इस बीच फूफा ने गुंजा को एक ऑफ़र दिया, कहा कि मैं तुम्हें 40 लाख रुपए कैश और अपने पास जो ज़मीन है उसका एक बड़ा हिस्सा दूंगा अगर तुम प्रियांशु को छोड़कर मेरे पास चली आओ, किसी भी बहाने से चली आओ। तो गुंजा जो ऑलरेडी फूफा के साथ इन्वॉल्व थी, उसको लगा कि ये बहुत बढ़िया ऑफ़र है, मुझे इतने सारे पैसे मिलेंगे, ज़िंदगी संवर जाएगी। फूफा चूँकि पहले ही काफ़ी पैसे वाले आदमी थे, तो गुंजा इस रिलेशनशिप के लिए उसको और आगे कंटिन्यू करने के लिए राज़ी हो गई। तो फूफा ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो हम प्रियांशु को रास्ते से हटा देते हैं, मैं 2 शूटर्स भेजता हूँ, तुम उन शूटर्स को प्रियांशु की तस्वीर और लोकेशन भेजना और वो प्रियांशु की हत्या कर देंगे, करके वो फरार हो जाएंगे। किसी को कानो कान पता नहीं चलेगा कि प्रियांशु की हत्या किसने की, और जैसे ही ये घटना हो जाएगी तुम बिल्कुल गमी में और दुख में डूब जाना। तो गुंजा को ये बात समझ में आ गई और वो इस साजिश में शामिल हो गई, पूरी तरह से कन्विंस्ड हो गई। इसके बाद उन्होंने प्लानिंग के तहत 23 तारीख को 23 जून 23 तारीख को गुंजा ने अपने पति प्रियांशु से ये कहा कि आप प्लीज़ औरंगाबाद मार्केट तक चले जाइए और कुछ मिठाइयाँ लेकर आइए, आज मेरे भाई मुझसे मिलने आने वाले हैं। अब प्रियांशु को तो साजिश का पता नहीं था, वो औरंगाबाद मार्केट तक गया। इधर गुंजा ने क्या किया, प्रियांशु की एक तस्वीर उन शूटर्स को भेजी जो ऑलरेडी औरंगाबाद मार्केट में प्रियांशु का घात लगाकर इंतज़ार कर रहे थे कि कब प्रियांशु आए, उनका टारगेट आए और वो उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दे। गुंजा ने भेजा, उधर से ओके भी आ गया शूटर्स का, और अब गुंजा इंतज़ार करने लगे कि अब कोई बड़ी घटना होगी। लेकिन 23 तारीख का दिन जो है वो यूं ही निकल गया, क्योंकि 23 तारीख को शूटर्स ने उसके पति प्रियांशु को गोली ही नहीं मारी। बाद में शूटर्स के साथ जब गुंजा की बातचीत हुई तो पता चला कि बाज़ार में बहुत भीड़ थी, तो वो प्रियांशु को हिट नहीं कर पाए, टारगेट उनका मिस हो गया, वो मार नहीं पाए, रिस्क कुछ ज़्यादा था। अब इंतज़ार होने लगा अगले दिन का। अगले दिन प्रियांशु को रांची जाना था किसी काम से, तो वो रांची गया। पूरा दिन का समय जो है वो गुंजा को मिला। पूरे दिन में उसने शूटर्स के साथ मिलकर प्रॉपर प्लानिंग की और ये भी पता कर लिया कि उसका पति प्रियांशु किस ट्रेन से कब वापस लौट रहा है, किस रास्ते से लौटेगा, कौन प्रियांशु को लेने जा रहा है, सब कुछ जो है वो गुंजा को खबर थी। और गुंजा ने ये सारी बातें बहुत ही खुफिया तरीके से उन सुपारी किलर्स को बताई। सुपारी किलर्स अब पूरी तैयारी के साथ उसी रास्ते पर बढ़े जिस रास्ते से प्रियांशु आने वाला था रेलवे स्टेशन से। चूँकि सुपारी किलर्स ने ऑलरेडी रेकी कर रखी थी और प्रियांशु की तस्वीर देख रखी थी, उसे अच्छी तरह पहचानते थे, तो रास्ते में उसको रोककर आइडेंटिफाई करने में इनको कोई दिक्कत नहीं हुई। इन्होंने प्रियांशु को आइडेंटिफाई किया, रोका बहाने से और बिल्कुल करीब से गोली मार दी, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद जब हत्या हुई, जांच आगे बढ़ी। इस बीच इन्वेस्टिगेशन में एक और बड़ी शॉकिंग फैक्ट, चौंकाने वाली बात सामने आई। वो ये कि जिस दिन इन दोनों की शादी हो रही थी 10 मई को, उस दिन भी अपने उसी सीक्रेट नंबर से गुंजा ने अपने फूफा को 99 बार कॉल किया था, 99 टाइम्स। आप समझिए किसी लड़की की शादी हो रही होगी तो वो कितना बिजी होगी, सारे परिवार के लोग वहाँ पर जुटे हुए होंगे, तमाम तैयारी हो रही होंगी, रस्मों
सारे जो रिवाज होते हैं वो सब अब किए जा रहे होंगे। इसी बीच कोई लड़की अगर किसी को 99 बार फ़ोन कर रही हो तो आप समझिए कि वहाँ किस तरह का डेस्परेशन रहा होगा। तो पुलिस ने जब गुंजा का वो सीक्रेट नंबर हासिल किया, मोबाइल फ़ोन को रिकवर करने के बाद, तो उसी समय जब शादी के दिन 99 बार बातचीत की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि प्रियांशु के मर्डर से इस 99 कॉल्स का कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर है। और आखिरकार जब छानबीन हुई तो वही फूफा जी वाली बात, वही रिश्ते वाली बात सामने आ गई और इस तरह से एक बेगुनाह लड़का जिसका कोई दोष नहीं था, उसकी हत्या का खुलासा औरंगाबाद पुलिस ने कुछ दिनों में कर दिया। फिलहाल पुलिस ने गुंजा को और दोनों सुपारी किलर्स को तो अरेस्ट कर लिया है, लेकिन वो फूफा जिसका नाम जीवन सिंह है वो फ़िलहाल फ़रार चल रहा है। कम से कम जब मैं ये प्रोग्राम, ये कहानी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक तो उसकी गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है। ये कहानी जो है इंदौर के सोनम रघुवंशी वाले मामले से मेरे हिसाब से किसी मायने में कम नहीं है और उस मामले में भी जितने भयानक तरीके से सोनम ने और उसके बॉयफ्रेंड राज ने साजिश रची, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जिस तरह की बातें सामने आई, इस मामले में भी गुंजा और उसके 60 साल के फूफा ने कुछ उसी ही गहराई से और शातिराना तरीके से साजिश रची थी। लेकिन आखिरकार उनकी पोल पट्टी खुल गई और गुंजा को तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, दोनों शूटर्स को भी अरेस्ट कर लिया और उसकी गिरफ्तारी अभी होनी बाकी है, फूफा जीवन राम की। तो देखते हैं वो कब तक गिरफ्तार होता है। मैं आपको किसी भी रोज़ जब मुझे वो जानकारी मिलेगी तो मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। फिलहाल वो कहानी जो मैंने प्रीवियसली आप लोगों को सुनाई थी उस पर आप लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं, आइए कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ। बेसिकली मैंने आप लोगों को बैक टू बैक 2 स्टोरीज सुनाई थी और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमारे समाज में ऐसे लोग छुपे हुए रहते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को अपनी बदनीयत इरादों का शिकार बनाने की कोशिश करते हैं और शिकार बना भी लेते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना भी बहुत ज़रूरी है। और मैंने 2 केस स्टडीज़ आप लोगों के सामने रखे थे जिनको आप लोगों ने बहुत बारीकी से सुना और बहुत सारे कमेंट्स किए। तो आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने URS सैयद रफ़ीक हैं। इन्होंने ये कहा है कि जो वो स्टोरी थी उस स्टोरी में एक मदर का जो रोल था वो बहुत सराहनीय था, काबिल तारीफ़ था, जिस तरह से उसने अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट किया। थैंक यू वेरी मच रफ़ीक सैयद साहब। और इसके अलावा भास्कर अरगड़े जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और होमी राय जी हैं, रेगुलर लिसनर हैं, ये भी कमेंट करते हैं। जयोति घोष हैं और इन्होंने कहा है नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द पेरेंट्स इन बोथ द इंसिडेंट्स। बिल्कुल 2 ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें छोटे छोटे बच्चों को कुछ प्रेडेटर्स ने, सेक्सुअल प्रेडेटर्स ने अपना शिकार बनाने की कोशिश की थी और बनाया था। उसमें जो पेरेंट्स का जो रोल था वो बहुत बढ़िया था। पेरेंट्स ने उन मामलों को हल्के तौर पर नहीं लिया और अपने बच्चों के साथ ज़्यादती करने वाले गुनहगारों को सज़ा दिलाई, तो वो उन्होंने अप्रिशिएट किया है। आनंदी क्रिएट्स के नाम से एक आईडी है, वो रेगुलर लिसनर है हमारी और कमेंट भी करती हैं, बहुत स्वागत आपका। अशरफ खान साहब है और रूपा पाठक हैं, मुकित हुसैन साहब हैं और इसके अलावा मनीष गाडगिल हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है। जगदीश चांडेगड़ा रेगुलर गुजरात से कमेंट करते हैं, गुजरात से हमारे दर्शक हैं। प्रदीप भाम्बू जी हैं और इसके अलावा सुनंदा सपाटे जो भी प्रोनाउंस करते हों, उन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। गियर शिफ्टर के नाम से एक आईडी है और ब्रिजेंद्र सिंह जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है। पंकज हैं और सौजन खत्री, इन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। सुजाता जी का कमेंट है, मेरे ख्याल से आप कनाडा से हैं। और अशोक जंगलू जी ने कमेंट किया है और लक्ष्मीकांत अवस्थी, इन्होंने भी कमेंट किया, राम राम जी का है, थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर रिजवान का भी कमेंट मैं देख पा रहा हूँ, उन्होंने मॉम के साथ लव की इमोजीज़ बनाई है। जाहिर है माँ की जो भूमिका होती है हर किसी की ज़िंदगी में, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता, तो माएँ अद्भुत होती हैं। तो खैर आज इतना ही, बहुत धन्यवाद इतने सारे कमेंट्स करने के लिए और इतनी सारी बातें बताने के लिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और स्टोरी के साथ और इस स्टोरी पर मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी राय ज़रूर दें। आप लोगों के सवालों का जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा और कुछ अपने दर्शकों के नाम जो रैंडमली मैं पढ़ता हूँ वो भी पढ़ूँगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।